अगर इसमें अपना पैसा लगाया है, स्पाउस के नाम से आप खरीद रहे हैं, आपको इंटीमेट करना है। अगर स्पाउस अगर हाउस वाइफ भी है तो क्या होगा? ठीक है, कल ये बात का क्लैरिफिकेशन हो चुका था, राइट? ओके, आज हम D&A की बात कर रहे हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, वन क्वेश्चन टू द क्लास एंड आई एक्सपेक्ट द फुल आंसर। रेलवे सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। सो इसमें मुख्य बात है डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? So grades higher than the सॉरी, डिसिप्लिन में रखने के पावर्स के पास डिसिप्लिन में रखने के पावर्स नहीं। और कोई यहाँ जो चार्जशीट दे सकता है, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसी ने बताया, मेजर और माइनर पेनल्टीज दोनों जो दे सकता हो। और आई वॉन्ट टू नो द कंप्लीट आंसर। What do you understand for the disciplinary authority is the question. There are two types of disciplinary authority. हाँ, One who can issue minor charge sheet, he is disciplinary for minor penalty charge sheet, and one who can issue major penalty, serve major penalty, he may be the major Person who is disciplinary authority for major empowered penalty. to impose any penalties as defined. right. So the one who issues the charge sheet, the one who is empowered to impose the penalty is the disciplinary authority. And imposition of penalty means penalty laid down in rule number 6 and as per the powers conferred under the schedules. Which schedules? Schedule 1, 2 and 3. ठीक है? D&A रूल्स में सबसे नीचे, सबसे पीछे 3 शेड्यूल है, राइट? 1, 2 and 3. So schedule 2 is applicable to all the zones and production units. So आपको अपने powers पता होने चाहिए. What are the powers? What is the power of a group B or a junior scale officer? Tell me. 3 level ऊपर या 3 level नीचे? 3 level नीचे. और कोई कुछ बताएगा? जूनियर स्केल को लेवल 5 तक है, लेवल 5 तक है। जूनियर स्केल को लेवल 5 तक है. नहीं, इंडिपेंडेंट अगर होगा तो लेवल 5 इंडिपेंडेंट अगर I'm sorry, I'm not getting the correct answer. लेवल 24 ये हैं आपके D&A रूल्स. ये शेड्यूल 3 है जो कि एप्लीकेबल है गेस्टेड केस में, गेस्टेड ऑफिसर्स के केस में. ये शेड्यूल 2 है, हम केवल इसी पे गौर करेंगे. ठीक है, लेकिन इससे पहले अभी भी वो सवाल अधूरा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में. ठीक है, एक क्लैरिफिकेशन आया था 2005 में which explain who can exercise the power of disciplinary authority. I'm adding a sub question कि suppose one employee who belongs to the mechanical C&W, carriage and wagon, SSE. Let us take an example. One hypothetical situation. One SSE who is working under the station director, and similarly one HI is working under the station director. That's the 2 departments. And station director is also working for some other department like traffic, right? And let us assume that the station director is a J grade officer. Now to issue the charge sheet to HI who is working under station director or the SSE C&W, is station director belonging to the traffic department empowered or is the correct disciplinary authority? नहीं सर, उसके डिपार्टमेंट करेंगे. वो recommend कर सकता है, वो recommend कर सकता है सर. हाँ? कर सकता है, इन्होंने जवाब दिया. और कोई बताएगा? नहीं कर सकते. नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता. हाँ? रेकमेंड कर सकता है. हाँ, रेकमेंड कर सकता है.
सस्पेंड कंसर्न डिपार्टमेंट ही चार्जशीट इशू करेगा. Yes. आई एम सॉरी, द आंसर इज नो. जो जिसके अधीन रहेगा वो. जो जिसके अधीन रहेगा. सो उस 2005 के लेटर में क्लैरिफिकेशन है. द एम्प्लॉय should be essentially working under the administrative control of the disciplinary authority. Now, what is administrative control and what is cadre control? हम जो अभी जवाब ढूंढ रहे थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का ढूंढ रहे थे, बट मुझे जो मेजोरिटी जवाब मिला वो था अबाउट द कैडर कंट्रोल. Who knows the employee better? The person who is controlling, है ना. सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से क्या मतलब है? डे टू डे कंट्रोल. उसकी छुट्टी कौन सैंक्शन करता है, उसको डिप्लॉय कौन करता है काम के लिए, उसकी ड्यूटी लिस्ट कौन डिसाइड करेगा, राइट? उसका अपार कौन इनिशिएट करेगा? अब बताओ, 3-4 साल से एचआई जो है स्टेशन डायरेक्टर के अंडर में काम कर रहा है, उसका अपार कौन लिखेगा? ऑब्वियसली स्टेशन डायरेक्टर. नहीं तो क्या चार्जशीट दे सकता है डायरेक्ट? 100% मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वही तो बात चली. उसी की बात कर रहा हूँ. उसके कंडक्ट को. Please don't forget to remind me to share that circular. It's a very important circular. Similarly, appointing authority के बारे में भी. See, why I'm discussing these two things. This is a very senior group of us, senior people, huh? So you should know. You should have that concept clear. Railway has lost many cases only because of ignorance about this provision of disciplinary authority and the appointing authority. Similarly, the appointing authority. Who is the appointing authority? And what is the context of appointing authority with regard to the DND rules? Sir, removal, dismissal, replacement. Removal, dismissal and compulsory retirement can be imposed only by the authority who is in the rank of appointing authority or equivalent rank, right? Equivalent rank. So one more question. Yes, sir. किसी ने अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रूप में आप डीआरएम और डीएम दे सकते हो. अपॉइंटिंग अथॉरिटी बदल जाएगा. बिल्कुल सही बताया आपने. किसी ने अपॉइंटमेंट ऑर्डर को फॉर डीआरएम करके साइन कर दिया. नाउ हु इज बिकम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? डीआरएम. इज दिस करेक्ट? हम लोग बिना देखे कह सकते हैं कि डीआरएम ही इसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी. सी डीए हमने देख लिया, who is D. Now appointing authority. See the definition of appointing authority. And appointing authority means the authority is empowered to make appointment to service or to the grade. Now there are no grades but levels, right? To the service or to the grade, or an authority who is empowered to make appointment to the post, or an authority who actually appointed the railway servant to the grade, post or service. Whichever is the highest authority. Of these three, whichever is the highest authority is termed as appointing authority in the context of D&D rules. Now tell me, who is the appointing authority in case of bungalow queue? यदि बंगलो प्यून को रिमूव करना है ना, बिकॉज ऑफ एब्सेंटीज्म और वॉट एवर ऑफेंस he has committed or she has committed, so who will be the appointing authority in this case? हाँ? जो बंगला पिन पे जिसने अपॉइंट किया अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीएम है. खुद ही करता है, बंगले ग्रेड को मिलता है, जे एम
जूनियर स्केल ऑफिसर जूनियर स्केल ऑफिसर, जूनियर स्केल ऑफिसर ने merely साइन किया है उस लेटर को, because he is empowered to appoint a bungalow. According to MSOP, model SOP, है ना, part F, एसएससी कर देता है junior scale officer can appoint any level 1 officer, level 1 employee and level 2 artisan category employee, right? इतने powers हैं. So yes, junior scale officer can remove a bungalow peon in level 1, but is he empowered to make appointment to the post of bungalow peon? There are two, theories going on in Indian Railways. Is he empowered to appoint a bungalow peon to the post? Yes or no? Obviously. So in many railways, before removing the bungalow peon, the case is put up to the general manager, and general manager approves the removal, and then only the NIP is issued. This is what is going on, yes, on several railways. And by thinking that a junior scale officer can appoint level 1 employee, in some railways, the orders of removal is imposed, the penalty of removal is imposed by the junior scale officer. Actually, to me, this is my personal opinion, still I had some questions which have not been answered. Wherever in the process of the recruitment or appointment, any higher authority is involved, that higher authority will be the appointing authority, not the junior scale officer who has merely signed the appointment order. And therefore, the appointment order or the posting order should be signed by the lowest possible or lowest authority who has been conferred power. वही MSOP जिसकी मैंने बात करी, उसके अनुसार सीनियर स्केल ऑफिसर जो है लेवल 5 के एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकता है. कौन से? लेवल 5 तक के, ठीक है. और JAG ऑफिसर एनी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय. इसलिए आप देखेंगे कि जो SOP है, शेड्यूल है, इसमें JAG ऑफिसर ने क्या लिख दिया है? ऑल क्लासेस ऑफ नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज. वेयर सीनियर सुपरवाइजर से लेके सारे ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज हैं. सीनियर सुपरवाइजर्स, किसी ने बताया था 3 grades below. So 3 grades below applies only to the supervisors, not to the junior scale officer. अगर 3 grade below आप गिनने गए तो जूनियर स्केल ऑफिसर सपोज लेवल 8 में है ना, लेवल 8. तो लेवल 8 के बाद 7 इज फर्स्ट लोअर लेवल, 6 इज सेकंड लोअर लेवल एंड 5 इज द थर्ड लोअर लेवल. लेकिन लेवल 5 के एम्प्लॉय की कोई पावर नहीं है. देखिए असिस्टेंट ऑफिसर्स को लेवल 4 तक के ही पावर्स है. इसको अभी तक अमेंड नहीं किया है. देयर इज एक्चुअली सम एनोमली गोइंग ऑन. आजकल सीनियर सुपरवाइजर्स कौन से ग्रेड में हो गए? कौन से ग्रेड में हो गए? लेवल 8 तक हो गए ना. लेवल 8 फंक्शनल. तो अगर इसे देखा जाए तो लेवल 5 हो गया. मतलब द पावर्स ऑफ सीनियर सुपरवाइजर्स आर हायर देन द जूनियर स्केल ऑफिसर्स. सम एनोमली which requires to be. I already have put up this question to the railway board and they are seriously on it to rectify. हम लोग 48 में है, वो 54 में भी है. लेवल 9 लेकिन 48 तो फंक्शनल है. 48 फंक्शन है. 54 में भी. 54 में नॉन फंक्शनल है. एमएससी पे Okay. So all staff who are 3 grades below and lower than the disciplinary authority and lower than the disciplinary authority. Okay. Then penalties
specified in 1 to 4, in clauses 1 to 4. 1 to 4 are minor penalties only. And suspension. Suspension is subject to approval of the competent authority within 24 hours. Within 24 hours. And what are the powers of junior scale officer or the assistant officers? In D&A, assistant officer or the junior scale officer or the group B officer are same. Right? And an assistant or a junior scale officer who is independent charge is equivalent to a senior scale officer. He can exercise the powers of senior scale officer. Right? Similarly, senior scale officer who is independent in charge can exercise the power of JG officers. Right? So assistant officer has got powers up to level 4 only. Senior scale officers has got power up to level 5 only. Right? Penalty you can see 1 to 5, 1 to 6. आगे जितना आप बढ़ेंगे 1 to 6, 1 to 6, 1 to 6 आपको देखेगा. 7, 8 and 9 की बात नहीं करी है because 7, 8 and 9 can be imposed only by the appointing authority. Where is it written? Here in the footnote. An appointing authority or an authority of equivalent rank or any higher authority shall be competent to impose penalty specified in clause 7, 8 and 9. Right? So we need to understand the SOP as well. Right? Again, who is the appointing authority? The authority either who is empowered to make appointment to the post or grade, or one who has actually appointed the employee. Right? So what will you check when you have a case to decide? Suppose you have got a case of a helper or a level 1 employee, truck maintainer or whatever, right? To decide the, to pass the final order. Decision has already been taken. Now what you will check? Number 1, are you empowered? Yes, you are empowered to make appointment, right? As per MSOP. Are you empowered to appoint the person to the post? Here one more mistake is made. On the files you need, you know that the orders are passed by the generally branch officer. Generally the branch officers. So posting किसने decide की है? File पे? Branch officers. Here again we make a mistake. The branch officer should see it happens, or the after all, it is a choice of the branch officers, but it should be got done by the junior scale officer. Wherever it is a case of level 1 helper or khalasi or track maintainer, like that. Right? And this will ensure that we do not make mistake. APO sign करता है for DRM करके. Now when for DRM लिख दिया, then that order carries the element of the powers of the divisional railway manager. No one below the divisional railway manager can remove that person. Right? I hope I am clear on this. Right? Sir, एक question. Yes. बंगलो क्यों आ गया और वो नीचे का ग्राइड हो गया, टेक्निक्स से हो गया, आप वहाँ से वो कर रहे हैं। अब उसको रिमूव और डिसमिसल का कोई आर्डर देना है, तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो सब Very good question. This is a very good question. Bungalow Pune आया था. He is absorbed in some technical department, and then he, raised to the grade of say JE or senior technician, like level 6 तक पहुंच गया वो. अब उसकी appointing authority कौन है? You know the word initial appointment. Initial appointment. मैंने जो MSOP की बात करी वो इनिशियल अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है. Any posting by promotion to a post is actually the appointment. What we do is the appointment. So whenever the question comes about determining who is the appointing authority, it will be the appointing authority to that particular grade or post or service.
दैट पर्टिकुलर ग्रेड। तो अब जेई वो बन गया है, तो जेई में किसने पोस्टिंग की है वो देखा जाएगा, नहीं कि बंगलो प्यून में वो किसने पोस्टिंग नहीं की। टाइम भी On that given date जो उस पे है, उसकी appointing authority है वो। Yes. On that given date. जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है। Am I clear? ठीक है? So I hope this class will not make a mistake in determining who is the appointing authority or who is the disciplinary authority. आपने बंगला प्यून में जीएम को बताया, मैं अपना व्यू शेयर करूं। Definitely. मेरा ये मानना है कि जैसे किसी भी कर्मचारी को किसी पोस्ट पे जो अपॉइंट किया जाता है वो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू रिक्रूट होता है। तो बंगला प्यून का रिक्रूटमेंट के लिए अप्रूविंग अथॉरिटी जीएम होता है, ठीक है। बाकी जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको यूपीएससी में जो प्रेसिडेंट से आता है फर्स्ट क्लियर, आरआरबी से रिक्रूटमेंट जो होता है, आरआरबी का जो अप्रूवल होता है, आरआरबी चयन होता है, इज इक्वलेंट टू आइदर एसएजी और एचएजी ग्रेड ऑफिसर। तो जो कोई भी आदमी रेलवे में जो आता है वो जिस अथॉरिटी के अप्रूवल से आता है वो मिनिमम जनरली एसएजी ग्रेड ऑफिसर ही होता है। तो मैं उस चीज़ से थोड़ा मेरा अलग व्यू है, मेरा मैं व्यू बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी डायरेक्ट किसी एपीओ के अप्रूवल से आएगा नहीं रेलवे में या जयगढ़ से, क्योंकि मिनिमम अप्रूविंग अथॉरिटी आजकल या आरआरबी से आ रहा है या जीएम से आ रहा है। सब जितने भी बंगला प्यून सब्स्टिट्यूट आते हैं वो जीएम के अप्रूवल होता है, मिनिमम एसएजी ग्रेड से तो नीचे आएगा ही नहीं। तो लेकिन बोर्ड ने फिर एसओपी में क्यों बताया कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी लेवल 1 और आर्टिजन कैटेगरी लेवल एपीओ है। मेरा ये पर्सनली मेरा व्यू है कि ये अप्रूविंग पर्टिकुलर किसी आदमी को रेलवे में लाना है, उसके लिए एक प्रोसेस है कि आपको कैसे लाना है, आरआरबी से लाना है या बंगला प्यून में लाना है। तो उसके लिए लाने के लिए एक अथॉरिटी बताइए कि नॉमिनेशन किया और इसको रेलवे में आने के लिए इस अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए थ्रू वेरियस मोड ऑफ सिलेक्शन। अपना स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट होता है, कंपल्शन अपॉइंटमेंट में भी डीआरएम होता है, लेकिन लेवल के हिसाब से अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो एसओपी के हिसाब से जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कोई कर्मचारी अगर लेवल 1 में आ रहा है, अगर बाय आरआरसी से आ रहा है, जीए अप्रूव कर रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, तो उसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी हाँ। लेकिन जैसे मेमो जो निकालते हैं, सर ने बताया अभी, मेमो अगर आपने फॉर डीआरएम कर दिया, फॉर जीएम कर दिया, तो वहाँ हम डीआरएम को जीएम मानते हैं। लेकिन हम जो मेमो निकालते हैं डिवीजन में, अगर किसी लेवल 1 में कर रहे हैं, अगर वो एएन इंजीनियरिंग में ट्रैकमैन है तो फॉर एडीएन करके साइन करते हैं एज एपीओ। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी एपीओ होना चाहिए जो इक्वलेंट जो भी ग्रेड में आ रहा है लेवल 1, 2, 3 में, तो एसओपी के हिसाब से वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये मेरा पर्सनल व्यू है। हाँ जी, ये मेरा व्यू होता है। In that case, for any selection, for any level 6 employee who is selected through a selection, the ADRM is the competent authority to approve the panel. Then all the cases should go to the ADRM. इसलिए मैंने बोला ना कि Then all cases should go to the ADRM level. That means the SAG officer only. Do you agree with me or not? Because see, the means by which an employee is selected is the panel, and the panel has been approved by SAG officer. इसलिए फिर लेवल 1, 2, 3 को Do we do that? I mean, JE is then removed by the SAG officer only. Again, let us come to the point. An authority empowered to make appointment to the service or to the grade. An authority empowered to make appointment to the post, or an authority who actually appointed a railway servant. Forget this. This is the assigning authority, we can say. But an authority who is empowered to make appointment to the post. Or to the grade. So what we consider is the post which is held by the employee at the time of taking action, right? Here where this is always a debatable issue, but I hope I tried my best to make it clear. Make it clear that who should be determined, who should be the appointing authority in a case. This class is open for the contrary views. Anyone who has got any contrary view are welcome. Okay, our objective is to
Yes. सर आपने अभी जो कहा कि APO साइंस और नीचे लिखते हैं फॉर DRM सर इज इट सजेस्टेड कि ऐसा करना चाहिए मतलब अगर जो No, it is not suggested. It is not suggested. Actually, the appointment order or the posting order should be signed by the authority who is competent to sign that letter. So ideally, JE का posting होता है तो that letter should be signed by senior DPO in the personnel department. But what we do is APO signs and he signs on behalf of the. It should not be for senior DPO. It should be on behalf of the branch officer. For example, if I'm posting one JE P-way on promotion, then I will write for senior DPO, not the senior DPO, because senior DPO has not decided his posting to the post, right? Okay, let's go ahead. In the D&A, there are several provisions. Let us see the overview. First of all, the applicability, that these rules, after these two definitions, we are coming to the point. And let's have the overall overview of the D&A rules. So first of all, its applicability. These rules are applicable to whom? All the railway servants except RPF, All India Services. All India Services में लोगों को confusion है. All India Services means what? IAS, IPS and IFS, Forest Service. है ना? These three are the. If the member of these three services are appointed on railways, they are said as railway servant, but these rules will not be applicable to them. Their services will be replaced. Normally. Yes, yes. The services will be replaced. वो जो मैंने शुरुआत में जब DA की बात करी ना, डिसिप्लिन अथॉरिटी के क्लैरिफिकेशन, एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ DA, इसमें रूल 15 एंड 16 की भी बात करी है. रूल 15 एंड 16 जो D&A का है, वो railway servants on deputation. So persons on deputation to railway or railway servants on deputation to other departments. इसकी बात करते हैं 15 and 16. So उसका भी इसमें जिक्र किया गया है, वो clarification में. I'll share the circular and it will be much more clear to you regarding disciplinary authority. So these three employees are not covered under the railway servants definition. Administrative actions. See, whenever we speak about the disciplinary action, it will start with what? Charge sheet or a suspension. DR rules का ऑब्जेक्टिव क्या है? अनुशासन बनाए रखना, टू पनिश द गिल्टी, है ना? कितनी 11 पेनल्टीज है इसमें, है ना? दिस इज अ वेरी गुड टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजर. वी आर मैनेजिंग पीपल ना, isn't it? As a manager, what do we do actually? We manage the people, not the work. If we manage the people well, work will be managed automatically. So is it always necessary to issue the charge sheet in the cases of, negligence or an offense, misconduct, misbehavior, whatever you say? केवल समझा के छोड़ देते हैं. हर कोई समझ जाता है क्या? नहीं समझता है. I am spending a few minutes on this slide. Why? Because see, D&A actions are all, the non-productive work, unproductive work. No one likes it actually. रेलवे को पे करना पड़ता है उसको. This is all unproductive work. किसी को वार्निंग देना, किसी को चार्ज, किसी को बवाल नहीं चाहिए. बवाल चाहिए क्या किसी को? आप अपने बॉस के पास कोई फरियाद लेके जाइए, सर मेरा जो एम्प्लॉय है ये करता है, वो करता है, नहीं करता है. He will not like it.
So we should know what are our powers. है ना? Many times the junior scale or the group B officers think that they are powerless. It is not the case. Look here. What are the powers as an administrative officer you have? Counseling, caution, advice, these are all the administrative actions which can be resorted before issue of charge sheet or suspension. तो ये जरूरी नहीं हर मामले में आप सस्पेंड, कई बार म्यूनिसिपल ऑर्डर्स आते हैं, सस्पेंड कर दो इसको, या इसको चार्ज शीट इशू कर दो. नो, नॉट नेसेसरी. वी कैन रिसोर्ट टू ऑल दिस one by one administrative actions. So counseling, caution, advice, admonishing, reprimanding, warning or a recorded warning. These are all the remedies available with us. ये क्या reprimand? Reprimanding, each word has a different meaning. Reprimanding and admonishing. एक attribute है अपार में, है ना? Have you ever reprimanded the employee? Right? है ना? So वही reprimanding है. डांट फटकार. डांट फटकार. बरसना थोड़ा अलग है. हाँ फटकारा गया नहीं डांट फटकार जिसे कहते हैं. Admonishing is some different, has some different meaning and different way of admonishing the employee. I am talking about the warning or a recorded warning because hardly I have seen the officers giving warning or a recorded warning. हम warning भी देने से मुकर जाते हैं. ऐसे मेरा क्या हो जाएगा? तो रिकॉर्डेड वार्निंग तो सर्विस शीट में लगा देते हैं सर. वार्निंग और रिकॉर्डेड वार्निंग दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना. तो पहले मैं वार्निंग की बात करूंगा. वार्निंग यानी कि सिंपल लेटर आपने इश्यू कर दिया एम्प्लॉय को, वार्निंग लेटर, है ना, एंड दैट लेटर इज नॉट मार्क्ड टू एनीबॉडी. इट विल रिमेन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द ऑफिसर. ठीक है, दो लोगों के बीच में रहेगा. दो इट इज ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इट विल रिमेन ओनली विद द एम्प्लॉय एंड द ऑफिसर. वार्निंग सर सभी पूरे नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉय को कर सकता है. यस, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं. नाउ रिकॉर्डेड वार्निंग. रिकॉर्डेड वार्निंग इश्यू करने के लिए एक इसकी जो पूरी प्रोसीजर है ना वो आप नोट कर लीजिए. पैरा 807 ऑफ द इंडियन रेलवे विजिलेंस मैन्युअल, इसमें दी है इसकी प्रोसीजर, which says to issue recorded warning, the strict SOP which is laid down in D&A rules did not be followed. It is enough if the officer is superior to the employee. ठीक है? ग्रुप बी ऑफिसर ग्रुप सी एम्प्लॉय से सुपीरियर है कि नहीं? ऑब्वियसली है. ठीक है, सो a group B officer or a junior scale officer can always issue the recorded warning to the subordinate staff. This is what is explained. हमने जो SOP देखा अभी D&A का, इसमें बहुत स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है कि मैं अगर जूनियर स्केल ऑफिसर हूं तो मैं लेवल 5 के एम्प्लॉय को चार्ज शीट इशू नहीं करूंगा, पेनल्टी इंपोज नहीं करूंगा ना. लेवल 5 में मुझे कितने पावर्स है? लेवल 4 तक के पावर्स दिए हैं SOP में. सीनियर स्केल ऑफिसर है तो लेवल 5 तक के, वो लेवल 6 के एम्प्लॉय को पेनल्टी इंपोज नहीं करेगा. राइट? सो एज ये SOP, this strict SOP need not be followed in the recorded warning. But since recorded warning is recorded in the service sheet, it is essential to issue a show cause notice. Show cause notice. अब ये show cause notice का मतलब चार्जशीट नहीं है, and charge sheet should not end up with the recorded warning. Please remember. बोर्ड ने कई बार कहा है कि wherever disciplinary actions are taken, charge sheet is issued, it should at least censure should be imposed. At least censure should be imposed. Right? So to issue the recorded warning, since it will be recorded in the record service sheet of the employee, when show cause is issued, show cause notice,
the employee's representation is considered and then a final memorandum of warning is placed in the service sheet of the employee. Personal records. It is entered. Right? So this is the procedure. And if still there is no, आगे तो क्या करेगा उसको? हमने तो उसको वार्निंग दिया क्या करते हैं? नहीं पहले शोकोज नोटिस इश्यू करते हैं, उससे पूछा एक्सप्लेनेशन का उसने एक्सप्लेनेशन दिया, इसके बाद फाइनली आप उसको एक वार्निंग मेमोरेंडम इशू करेंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपने ये काम किया, इसकी घोषणा करें। हाँ, जो कि सही नहीं था, इसलिए आपको आगे से टू बी मोर केयरफुल, यू आर हियर बाय वांट टू बी मोर केयरफुल, है ना? Any such recurrence will be viewed seriously. So you are advised to be more careful. You are warned to be more careful, right? So this is a recorded warning. सर हमने शोकॉज नोटिस देने के बाद पार्टी अपना ये भी दिया, रिप्लाई दिया, देन हम वार्निंग और रिकॉर्डेड वार्निंग दोनों दे सकते हैं या रिकॉर्डेड वार्निंग देना जरूरी है? देखिए, ये अप टू मी. it is up to you to drop that case, drop the case. Even standard form number 11 इशू करने के बाद, चार्जशीट इशू करने के बाद भी तो हम ड्रॉप कर देते हैं. So if you are convinced with the employee's representation, you can drop the recorded warning. आप वो प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? You get all the discretion. Question? Yes. शोकॉज नोटिस देने के बाद वार्निंग और रिकॉर्ड वार्निंग नहीं तो ड्रॉप करना ही कंपल्सरी है? नहीं. It depends on the case, merits of the case. Suppose notice आपने इश्यू कर दी, एम्प्लॉय ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उससे अगर आप कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है, और आपको ये लगता है कि एम्प्लॉय इज नॉट सो गिल्टी और नॉट एट फॉल्ट, देन यू कैन ड्रॉप. वो जवाब ठीक है. सर आपने अभी कहा कि जवाब नहीं देने का मतलब ये होता है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है. वी ऑलवेज राइट ना कि अगर आपका कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि आपको ये सब मंजूर है. हाँ सर. सर आपने भी कहा कि ग्रुप बी ऑफिसर ग्रुप सी के स्टाफ को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकता है, पर सर पर्टिकुलरली माय केस ये हो सकता है कि ग्रुप सी स्टाफ लेवल में मुझसे आगे हो, ये भी हो सकता I है. said the subordinate staff. Subordinate Just staff can just be- determine whether the employee, no matter in which grade or level he is working, is he subordinate to you or not. That's it. That- Will you initiate his apart? Will you sanction his leave? Then he is subordinate. It is different. मैं अपने हायर अथॉरिटी के लिए सैंक्शन नहीं करता, लोअर की हमेशा करता हूँ. नहीं सर, जैसे कि अभी नॉन फंक्शनिंग प्रमोशन दिया 4800 में, आफ्टर 4 years there will be 5400, and if you have to initiate some action against them, then What is mentioned in the rule is the subordination. Subordination. It has nothing to do with the grades because grades are mentioned in the SOP schedule. वहाँ SOP नहीं है, लागू नहीं है, ठीक है? These are the standard forms we use, है ना, for the standard procedure. Standard form number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All these forms are used for the different purposes. Now let's come to the another provision, that is suspension. Suspension is not a penalty, and suspension is resorted only when there is a case of major penalty, where the DA determines that it is a major offence and a major penalty charge sheet should be issued. हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार मेजर पेनल्टी चार्ज शीट इश्यू ही नहीं की जाती है, केवल सस्पेंड कर दिया, रिवोक कर दिया, छुट्टी भरवा ली, राइट? तो क्या ये सही है? मैंने कल ही बताया था कि गलत और सही तो हमें डिसाइड करना नहीं है. प्रेशर में आके सर सस्पेंशन कर दो. प्रेशर में आके Yes.
कोर्ट ने, ये कोर्ट ने नहीं कहा, पॉलिसीज लेटर्स कहती हैं, पॉलिसीज बहुत सारी हैं जिसमें ये मेंशन है कि सस्पेंड शुड ऑलवेज फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी चार्जशीट। मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार मेजर पेनल्टी चार्जशीट इशू नहीं, सवाल ये भी आता है कि क्या सस्पेंशन के बाद माइनर पेनल्टी चार्जशीट इशू की जा सकती है? यस, इट कैन बी इशूड, बट what will happen then? The entire period of suspension will be treated as on duty, because suspend क्यों किया जाता है? Major offense में. Now you say that it's not a major offense, it's a minor offense, and therefore minor penalty charge sheet is issued. Minor penalty charge sheet is not issued. Major penalty charge sheet was issued, but penalty was imposed was a minor. The same thing. तब भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा, isn't it? ठीक है, कोई भी पेनल्टी नहीं हुई, obviously the entire period will be treated as on duty. On duty, the employee will get all the benefits. कई लोग तो चाहते हैं कि मुझे सस्पेंड कर दिया जाए। यस, आधी तनख्वाह मिल जाएगी। आदि का बाद Okay, let's go ahead. Suspension is resorted only when there is a major offense, major penalty charge sheet case. Then, when disciplinary case is pending, at that time also the DA can think of suspending an employee. What is the objective of suspending an employee? Exactly. वर्क प्लेस पे रह के वो एविडेंस को टेम्पर ना करे, है ना? यही एक ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? एम्प्लॉय को ड्यूटी प्लेस पे बुलाया जाना चाहिए क्या? सस्पेंडेड एम्प्लॉय को लोग बुलाते हैं, है ना? बुलाते हैं। सस्पेंडेड फ्रॉम ड्यूटी है तो उसको ड्यूटी प्लेस पे नहीं बुलाना चाहिए, बट कई लोग कई जगह पर मैनी प्लेसेस बुलाते हैं, उसका कहीं हाजिरी लगवाते हैं, ऑफिस में बैठने के लिए बोलते हैं। दिस इज ऑल रॉन्ग प्रैक्टिस। व्हाट इफ द एम्प्लॉय प्रूव्स कि हाँ मैं तो रोज आया हूँ ऑफिस? विल इट बी अ वैलिड ऑर्डर? नो। If he proves that, sir, I was daily coming to the office, suspension is appealable under the rules of appeal. Suspension is appealable. Rule number 17 to 22 जो है, which deals with the appeals. So suspension is appealable. और वो appeal करेगा suspension के खिलाफ कि sir, I was never suspended. Actually, this order is not valid. One more dispute. Okay, suspension should be reviewed before completion of 90 days. Who will review the suspension? Huh? Disciplinary authority or suspend किया है। anybody. I'm expecting the correct answer. आधे तो देगा ही देगा देखो। रिव्यू करके नेक्स्ट एक्सटेंड करना है वो तो नेक्स्ट ऑथोरिटी पे जाएगा। Review will be done by the review committee. कमिटी पर Review committee, ठीक है? And review committee कौन कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूट करेगा? नेक्स्ट नेक्स्ट आया अपीलेट ऑथोरिटी, ठीक है? सो 3 ऑफिसर की कमेटी बनती है, 1 DA and 2 अदर ऑफिसर्स ऑफ द सेम रैंक, ठीक है? ये 3 ऑफिसर रिव्यू करते हैं और रिव्यू कमेटी का पर्व्यू क्या है? Just to decide, just to recommend whether suspension should be continued or not, है ना? And what is the time limit? 90 days, है ना? तो विजिलेंस कमीशन ने भी कई बार कहा है कि चार्जशीट must be issued before completion of 90 days, up to 90 days. Why? Suspension is uneconomical. Suspension is uneconomical for any organization, right? एम्प्लॉय को बैठे बिठाए कितनी सैलरी मिल जाती है? आधी सैलरी, है ना?
उससे भी ज्यादा, यस एग्जैक्टली। जब हम सैलरी की बात करें तो वो आती है, लेकिन अलाउंसेस, इफ एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड ही विल गेट द फुल अलाउंसेस, राइट? सो इट इज अनइकोनॉमिकल। सो 2006 में जब ये रूल आया, उससे पहले ये होता था कि एम्प्लॉय यूज्ड टू बी कंटिन्यूड इन सस्पेंशन फॉर इयर्स, पता ही नहीं है कि एम्प्लॉय सस्पेंडेड है, ये होता था। बट आफ्टर 2006 व्हेन दिस रूल केम कि सस्पेंशन मस्ट बी रिव्यूड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 90 days, द थिंग्स चेंज एक्चुअली, राइट? पर्सनल डिपार्टमेंट के पास ज्यादातर डीए केसेस होते हैं, वो क्या करता है 90 डेज तक वो राह देखता रहता है कि डीए, हाँ, ये डीए की ओर से नहीं इनिशिएट होगा टू रिव्यू, इट शुड बी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट टू अलर्ट द डीए कि सर ये 90 दिन होने में अभी 10 दिन बाकी है, महीना बाकी है, आप इसको रिव्यू करें, है ना? अपीलेट अथॉरिटी को पुट अप करके, डोंट वेट टिल 90 days, 2 महीने के बाद फाइल चल जानी चाहिए कि इसको रिव्यू करना है नहीं करना है, रिवोक करना है नहीं करना है। रिवोक नहीं करना है तो रिव्यू करिए। समटाइम्स देयर आर सम एक्सटर्नल एजेंसीज इन्वॉल्व लाइक विजिलेंस और द सीबीआईज, so without the advice of such authority we cannot, the DA does not decide to revoke, है ना? तो ऐसे में क्या होता है, एडवाइस लेनी होती है। सपोज देयर इज अ सीरियस केस, तो सीबीआई या विजिलेंस जो है इसमें एडवाइस नहीं करेगा कि आप इसको रिवोक करें। इन दैट केस इसको कंटिन्यूअसली इसको सस्पेंड, एम्प्लॉय को सस्पेंशन में रखा जाता है, राइट? व्हाट इज डीम्ड सस्पेंशन? व्हेन एम्प्लॉय इज डिटेन्ड इन द कस्टडी फॉर मोर देन 48 hours, ओके, और इन सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट 48 आवर्स से ज्यादा उसको जेल हो जाती है एम्प्लॉय को। इन दैट केस एम्प्लॉय इज डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन, शैल बी डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन। एक दो बार मेरे सामने ये सवाल ये भी आया कि सपोज वन एम्प्लॉय वाज इन द कस्टडी फॉर 3 to 4 months, 3-4 months the employee remained in custody, right? He came back with a representation. He said that I was under the custody, sir. I may be treated as deemed suspect and I may be paid the subsistence allowance for the period. Whereas he was already treated as unauthorized absent. And the DA refused to, issue SF2. That why should I? He did not inform at all. वो इन्फॉर्म कर सकता था, है ना? कम्युनिकेशन के तो बहुत जरिए हैं। कहीं से लिखा के ले आ गए, ये तो नहीं, कस्टडी में रहता है सब तो इशू करना पड़ेगा ना। हाँ? कस्टडी में रहता है सब तो इशू करना पड़ेगा ना। हाँ, बट डीए रिफ्यूज, डीए सेड कि आपका जो सस्पेंशन का जो प्रोविजन है इसमें लिखा है व्हेन ए केस ऑफ ए क्रिमिनल नेचर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एट दैट टाइम एम्प्लॉय कैन बी सस्पेंडेड। Why should I deem him as a suspended? I will suspend him right now. If he is at all to be suspended, I'll suspend him right now. What is the material difference between the suspension and deemed suspension? सस्पेंशन रेट्रोस्पेक्टिव होता है, Deemed suspension retrospective effect से होता है। और सस्पेंशन? मेरे पास एक अच्छा केस है, अगर आप बात करें तो मैं 2 मिनट बताऊं इस बारे में। एक बड़ा अच्छा है ठीक है। फाइनेंशियली, जैसे इन्होंने बताया कि एब्सेंट था आदमी 3 महीना, और उसके बाद वो लेटर लेके आया कि मैं कस्टडी में था और मुझे डीम सस्पेंशन करो, तो उसको डीम सस्पेंशन हमने किया बैक डेट से, जिस डेट से वो कस्टडी में था। उससे पहले वो करीब 15 दिन 20 दिन 1 महीने से एब्सेंट था। एब्सेंट के बाद उसको पुलिस पकड़ के लगी 10-15 दिन के बाद, और तो डीम सस्पेंशन कर दिया उसको। अब उसने बोला कि मुझे पेमेंट दो, सस्पेंशन अलाउंस। मैंने उसको नहीं दिया सस्पेंशन अलाउंस पेमेंट। क्यों नहीं दिया, कोई बताएगा मेरे को उसके अंदर क्यों नहीं दिया? हाँ जी, हाँ, लेकिन उसके लॉजिक रूल बताना पड़ेगा ना आपको। तो रूल ये है कि सब्सटेंस अलाउंस जो देते हैं दैट इज इक्वल टू HLAP। HLAP के दौरान जो पेमेंट करना पड़ता है वो आपको देना है उसको सब्सटेंस अलाउंस में। HLAP में क्या पेमेंट करते हैं, दैट इज 50% ऑफ द LAP।
ठीक है, 50% जो LAP लेते हैं वो आपको देना हो। LAP में क्या पेमेंट करते हैं, दैट इज जस्ट बिफोर गोइंग टू LAP, 1 डे बिफोर जो पेमेंट आप ले रहे हो वो आपको उसका आधा करना है। तो चूंकि बंदा एब्सेंट था तो 1 डे बिफोर क्या था, वो एब्सेंट ही था, वो रूल लगा के मैंने कहा कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, मना कर, जस्ट एक शेयर करना था। माइंड सेट कर दिया, नहीं देना, बढ़िया। माइंड सेट I'll clarify. Rule number 546 and 544 of the Establishment Code, Volume 1, says what leave salary is admissible in case of leave. Yes, आप ड्यूटी पर हैं तो आपको सैलरी मिलती है, बट व्हेन यू आर ऑन लीव यू गेट लीव सैलरी. Rule 544. So the employee was in jail, he was not on leave. He said that he was in custody. He was not, so there the question of leave salary doesn't arise. So I am of the different view in this case. I am of the different view. He is demanding what? Subsistence allowance, not the leave salary. Of course, for the sake of subsistence allowance, it is said to be at the equivalent rate of HLAP, and therefore an employee under suspension is not granted any increment. Right? अभी penalty हुई नहीं है, but during the suspension, if employee becomes due for the increment, उसका increment draw नहीं किया जाता. Why? Because subsistence allowance is equivalent to the leave salary, and leave salary is equivalent to whatever has been drawn at the last occasion. And immediately before proceeding only. This is where the perception applies. Right? Anyway, we are talking about the team suspension, right? So whenever employees are imprisoned or remained in custody for more than 48 hours, or when an employee who was suspended then subsequently removed and now reinstated by the appellate authority or the revisionary authority with a view to conduct further inquiry. दूसरा कोई पेनल्टी उसको इम्पोज करने के लिए फर्दर इंक्वायरी करने के लिए ऑर्डर दिए गए, इन दैट केस एम्प्लॉय इज डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन. ठीक है, सो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस व्हेन एम्प्लॉय इज डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन. नाउ हु कैन सस्पेंड द एम्प्लॉय इज गिवन इन शेड्यूल 1, 2 and 3, राइट? शेड्यूल में आप देखेंगे हर एक अथॉरिटी को सस्पेंशन के पावर्स हैं. ये पावर्स टू इंपोज पेनल्टी एंड सस्पेंशन, राइट? बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस there is a special provision. Rule 4. Look at this. The authority who can suspend an employee is given in, is specified in Schedule 1, 2 and 3. But then there is a provision provided that in exceptional circumstances, any authority specified in any of the schedules may place any subordinate railway servant specified therein under suspension. And if the powers are exercised as per this proviso, what is the stipulating condition? Provided further that where any action is taken under the foregoing proviso, the authority concerned shall forthwith report to the authority competent to place such railway servant under suspension, the circumstances in which the order was made and obtained approval. And obtain approval means it need not be a pre-approval. Post facto approval. मतलब आपने सस्पेंड कर दिया आपने, वो जो भी उनकी आप अपने सीनियर सबऑर्डिनेट को सस्पेंड कर दिया और एक रिपोर्ट बना के भेज दी कि सर ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मैंने इसको सस्पेंड कर दिया है. इज दिस ऑर्डर वैलिड और नॉट? दिस प्रोविजो, ये
बहुत स्पेशल पावर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। यस, अपने आप को पावरलेस ना समझे। चार्जशीट रिवोक कर दिया, चार्जशीट दे दी, चार्जशीट आप नहीं दे पाओगे। रिवोक कर दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं करते ही हैं वो। कोई भी ऑर्डर कोई एक्सेप्ट नहीं करता या उसको कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, आप दो विटनेस लीजिए, आपको ये प्रूव करना है कि आपने सारे एफर्ट्स किए हैं उसको डिलीवर करने के। That's it. है ना, चार्जशीट देने के लिए जाते हैं, एम्प्लॉय मना करता है, क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय का विटनेस ले लिया उसको नोटिस बोर्ड में चिपका दिया। इट इज एज गुड एज चार्जशीट इज डिलीवर्ड, isn't it? जिसको हमने सस्पेंड किया, टॉप मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। टॉप मैनेजर अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दैट ऑर्डर विल नॉट बी वैलिड ऑब्वियसली। बट व्हाई शुड द अथॉरिटी नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर? योर रिपोर्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू जस्टिफाई, है ना, द सस्पेंशन। नॉर्मल कोर्स में नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके ही ये काम, ये पावर एक्सरसाइज करने चाहिए, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन। whenever the powers are exercised, the SF1 will be signed by whom? SF1 कौन साइन करेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1, वो भी आप ही साइन कर सकते हो, है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, देखिए, नाउ देयरफॉर दिस इज द फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1, द अंडरसाइंड, that is the authority competent to place the railway servant under suspension in terms of schedule 2 and 3, oblique an authority mentioned in the proviso to rule 4. Rule 4 की बात करी हमने, rule 4 ही देखा हमने, right? So the orders of the suspension can be signed by a state officer for a subordinate employee, subordinate supervisor, isn't it? Just make a report and put up to the higher authority. The higher authority will decide whether this suspension is justified or not, right? If your report is, well prepared, the authority will normally not deny. Hota kya hai actually, why these powers are not given to the junior scale officers? Why the junior scale officers are not empowered? There is no much difference between the senior supervisors and the junior scale officers, isn't it? Isn't it? ये reason है ना, hierarchy, right? Let us come back to the presentations. Okay, there are many more things which can be discussed about the suspension, but I am just confining to this only. Okay, if you have any question, you can ask at the end. Okay, now let's see the penalties. The list penalty, there are 11 penalties in total, right? 6 minor and 5 major. 6 minor and 5 major. 6 minor penalties are 1, 2, 3, 3A, 3B and 4. Close 1, 2, 3, 3A, 3B and 4 are the minor penalties. And close 5 onwards till 9 are the major penalties. So let us see one by one. सर एक क्वेश्चन, Yes. DA ने किसी को remove कर दिया, अपने पार्टी ने उसको फिर से re-inquiry कर दिया, तो that period में वो deemed suspended। अगेन उसमें वो पेनलाइज हो जाता है, Yes. तो उस पीरियड में जो डिम सस्पेंशन था, अब तो डिम सस्पेंशन नहीं रह गया। Deemed suspension, हाँ आगे बोलिए ना। अब तो डिम सस्पेंशन का पैसे लेगा। नहीं, देखिए, let us understand what is suspension. Suspension is
essentially required to be regularized. There cannot be a period of suspension in the service period. प्रोसीजर दी हुई है, रूल नंबर यू कैन नोट ऑन 1343 and 1345 of the Indian Railway Establishment Code Volume 2, Chapter number 30. ठीक है, इसमें एक पूरी प्रोसीजर दी है हाउ टू रेगुलराइज द सस्पेंशन पीरियड. So suspension period will depend on the outcome of the case. What has happened after the conclusion of the case? If employees imposed only a minor penalty, suppose suspension is followed by the major penalty charge sheet, but major penalty charge sheet के पूरे proceeding के बाद employee को minor penalty impose हो गई, entire period will be treated as duty. कोई penalty नहीं हुई, obviously duty. मेजर पेनल्टी हो गई, मेजर पेनल्टी इंपोज की गई है, देन देयर इज सर्टेन प्रोसीजर टू बी फॉलोड. Even after, you know, I'm sorry, even after the major penalty, that period may or may not be treated as duty, depending on how the employee, you know, presents his case. Suspension, as I said, suspension 3 महीने में रिव्यू करना चाहिए, 3 महीने के बाद subsistence allowance भी रिव्यू करना पड़ता है, you know. 25%. It can be, yes, raised by 50% of the subsistence allowance, यानी कि 75% हो जाएगा या 25%. तो अगर suspension 3 महीने से ज्यादा extend किया गया, then employee can rightfully say, sir, it is not me because of whom the suspension is being extended. I am not delaying the proceedings. The delay is not because of me. Please raise my subsistence allowance. Courts भी कई बार रिव्यू लेती है, you know, removal के केस में, suspension के केस में. That employee wanted to work, it is bloody you who removed him from service. और इसलिए कई सारे केसेस में, you know, employee comes back with all the benefits, all the paid allowances and consequential benefits. सपोर्ट के तो 2-3 साल बाहर रह के पैसा लेके चले जाते हैं. 20 अभी सॉरी 12 साल की सर्विस. अभी जो लास्ट मेरा कोर्स था उसमें एक ऑफिसर ने बताया कि हमने अभी 20 लाख का पेमेंट किया 12 साल के लिए एक एम्प्लॉय को. यस, मेरे पास हाई कोर्ट में भी गए और हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया. नथिंग डूइंग, आप इसको पेमेंट करो. सो सस्पेंशन शुड नॉट बी ए whimsical order. Removal should not be a whimsical order. There has to be proper speaking order and justification. इसलिए हम इसको reasoned order या speaking order कहते हैं. Right? मेरा So after, हाँ, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये था कि जब उसको Reinstate कर दिया. रीस्टेट नहीं किया, अच्छा, उसने अपील किया और अपील में उसने उसे इंक्वायरी के लिए डाल दिया, ओके. तो वो डिम सस्पेंशन में चला गया. हम्म, लेकिन इंक्वायरी में अगेन वही पनिशमेंट उसको हुआ, ओके. मेजर ही हुआ. हम्म, अब वो डिम सस्पेंशन का जो पैसा डिमांड नहीं मिलना चाहिए. देखिए पहले तो मतलब कि इंक्वायरी हो जाने के बाद फिर से उसको रिमूव कर दिया गया, हाँ, फिर भी रिमूव ही इंक्वायरी किया. में. तो अब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता उस पीरियड को रेगुलराइज करने का, इसकी जरूरत ही नहीं है ऐसे मामले में. सिंस द रिमूवल, सी, इन बिटवीन जो पीरियड था उसका, उस इंक्वायरी से जस्ट पहले जो रिमूवल हुआ था, तो वो पैसे तो मांगेगा ना डिम सस्पेंशन का, कि ये पीरियड उसका डिम सस्पेंशन. ऑब्वियसली वो तो पे करना ही करना है, वो तो पे करना ही करना है आपको. लेकिन ऑर्डर तो पिछला ही स्टैंड किया ना सर. The moment you treat him as deemed under suspension means what? He is in service. Any doubt? कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या बोल रहे ये कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया गया था, then in the appellate order he has been Reinstated. reinstated. Obviously reinstated with the
ऑर्डर ऑफ फर्दर इंक्वायरी, एंड फर्दर इंक्वायरी के बाद भी डीए ने वही एक्शन वही नहीं, जो पेनल्टी थी उसको बरकरार रखा। सेम एक्शन लिया। एक्चुअली कोई भी इस तरह का रीइंस्टेटमेंट होता है, इट इज ओनली विद द व्यू टू इंपोज एनी अदर पेनल्टी, नॉट दी रिमूवल। प्लीज माइंड, ठीक है, ऐसा बहुत रेयरली हुआ। हाँ, ये आपने एक hypothetical- हो गया 8 का 7 नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है सर, एक आदमी के साथ मेरे साथी के साथ इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक एक कोर्ट में second। रेलवे ने हार गया और 54 लाख रुपया उसने लिया। आपने 8 का 7 बताया, मीन्स रिमूवल का कंपलसरी पेमेंट कर दिया फिर इसमें। नहीं, हाँ। कोर्ट ने उसको फिर से प्रोसीडिंग के लिए कहा। हाँ, कोर्ट ने कहा, यस किया। अब उसने उस पूरे पीरियड का 15-16 साल का पैसे लिया होगा, लेकिन फाइनली जाके वो हार जाता है जब रेलवे गई है। ऐसे दिया क्यों लेकिन फाइनल में पहले हैं? ऐसा दे दिया हाँ, पैसे ऐसे क्यों दे दिया फिर कोर्ट का मतलब वापस आ गया क्या नहीं, एक कोर्ट में जीता है, एक एक कोर्ट जीता है, हाई कोर्ट जाओगे कैसे लिखोगे उसको कैट में वो जीत गया। और हाई कोर्ट में फिर से हार गया। हाँ तो पेमेंट क्यों किया उस कोर्ट के डीम सस्पेंशन, डीम सस्पेंशन का मतलब एम्प्लॉइज इन सर्विस। सस्पेंशन डजंट मीन कि एम्प्लॉय हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। इवन वो कमीशन का सारा एरिया बनवाया उसने। खाना दिया क्या उसको 54 लाख रुपए बदलापुर में कर लिया वो। इसको हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास केस हो तो मंगा लीजिए। उसमें जो ठीक है। दोबारा जब रिमूव किया है ना, तो इफेक्ट डेट ऑफ इफेक्ट तो पहले रिमूवल की डेट ही आएगी ना उसमें, तो वही इशू आएगा। रिमूव किया सेकंड टाइम भी रिमूव किया है तो उसको स्टैंड रिमूव क्या स्टैंड गुड किया होगा, रिमूव करेगा नहीं, रिमूव तो ऑलरेडी था बंदा, दोबारा इंक्वायरी बस को स्टैंड गुड रखा होगा पीरियड थोड़े ने, रिमूव तो ऑलरेडी था बंदा, उसका इफेक्ट तो वहीं से आएगा जहाँ से ओरिजिनल वो रिमूव किया उसका। पेमेंट कैसे कर देंगे उसको पहले इन दिस केस देखो, अगर उसको डीम सस्पेंड माना गया है, पेमेंट it मिलना means चाहिए, he's reinstated and then पेमेंट मिलना चाहिए। पेमेंट मिलेगा उसको, और जो फ्रेश जो पेनल्टी होगी उसी से वो रिमूव माना जाएगा। बिकॉज बीच के पीरियड का क्या किया आपने, पेमेंट किया, पेमेंट किया, He लेकिन is treated in service, he is treated in service। 60 लाख में मिल जाएगा नहीं होगा, कोई लंबा पीरियड होगा, 16-17 साल का। 16-17 साल का। एनीवे, चलिए पेनल्टीज देखते हैं। सेंश्योर, देन विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, राइट। सो एवरी पेनल्टी हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन पास्टर सर्कुलर नंबर 66। ईच एंड एवरी पेनल्टी हैज बीन एक्सप्लेन्ड। जैसे सेंश्योर इज many times said to be no penalty, but it's a penalty, right? Because इसका सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, except the promotions, है ना? प्रमोशन पे प्रभाव पड़ सकता है इसका, right? DOPT में 2016 में DOPT ने क्लियर किया था, इससे पहले ये था कि DPC could have their own view कि ये पेनल्टी नहीं है या उसको नहीं मानते थे, but then 2016 में DOPT ने इसको क्लियर किया, it's a penalty, censure is a penalty, ठीक है? हाँ, राइटिंग में ही देते हैं, अवॉइड करना पड़ता है जैसे NIP 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 इशू करते हैं, प्रोसीडिंग के बाद ही देते हैं सर। हाँ। How it is affecting promotion? It can affect the promotion if it is a case of say merit promotion, merit based promotion, and if DPC 1 मार्क हम लोग माइनस करते हैं, DPC माइनस करती है माइनर पेनल्टी के लिए ना, पीछे पूछिए देखिए। डीपीसी डिसाइड करती है कितना DPC डिसाइड करते हैं कितना मार्क्स कम करना है, हो सकता है वो 1 अंक के लिए रह जाए, है ना? और बहुत सारे ऐसे डेप्यूटेशन पोस्टिंग भी होते हैं जिससे वो वंचित रह जाए, जहाँ कोई पेनल्टी नहीं चाहिए, right? So and the next one, the withholding of promotion, यहाँ ये clarification है, it should not be with an indefinite period, for an indefinite period. not more than 3 years ऐसा कुछ RS-D&A rules, रेलवे सर्वेंट D&A rules में ये थोड़ा clarification नहीं है कि these penalties are in the order of, they are in the ascending order in terms of severity, है ना? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उसकी सीवियरिटी बढ़ती है ना? वो कहीं क्लैरिफिकेशन ये DOPT के बहुत सारे सर्कुलर्स हैं
जिसमें ये क्लैरिफिकेशन है ना। 2022 में अभी एक सर्कुलर इशू किया बोर्ड ने, डीओपीटी ने, जिसमें ये लिखा है कि मल्टीपल पेनल्टीज कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे। उसमें ये चीज क्लियर की है कि ये जो पेनल्टीज हैं 1, 2, 3, 3A, 3B, जैसे आप आगे बढ़ते हैं इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। अब जैसे ये पेनल्टी 3 है, रिकवरी फ्रॉम पे, है ना, उसको माना जाएगा कि वो रिकवरी 2 से पेनल्टी इन 2 से हायर पेनल्टी है, राइट। सो ऑब्वियसली जो पेनल्टी 2 है, पेनल्टी इन क्लोज 2 है, इट शुड नॉट बी फॉर इंडेफिनिट पीरियड, इजंट इट, या इसको लार्ज पीरियड के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए इसको इंपोज नहीं किया जा सकता, इजंट इट। जैसे आप 3A विथहोल्डिंग ऑफ पास एंड पीटीओस को आप लेंगे, तो यहां भी क्लैरिफिकेशन है वही मास्टर सर्कुलर में, दैट लार्ज नंबर ऑफ पास एंड पीटीओ शुड नॉट बी विथहेल्ड, है ना, वो भी क्लैरिफिकेशन किया हुआ है बोर्ड ने। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे इसकी सीवियरिटी बढ़नी चाहिए, राइट, इसी सीक्वेंस में होना इसी सीक्वेंस में। एंड the most important thing about imposing penalties, see the phraseology के बारे में भी अभी बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन की। जो पेनल्टीज जब आप इंपोज करती हैं डीए, then he should use the exact wording given in the rule number 6। इसलिए इसको phraseology, जो भाषा यूज की है उसी को यूज करना चाहिए। कोई डीए को पता नहीं है, वो लिख देता है विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन विद फ्यूचर इफेक्ट। प्रमोशन विथहोल्ड करने में कोई फ्यूचर इफेक्ट का सवाल ही नहीं उठता, राइट। सो नहीं पता है तो इस तरह लिख देते हैं। सो बोर्ड ने भी क्लैरिफाई किया है कि whenever DA imposes penalty, please see the phraseology of the penalties। phraseology means rule number 6, इसमें जो 11 पेनल्टीज दी हैं उसको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास करेंगे, राइट। So 3 is recovery from pay of the whole or part of the pecuniary loss. Pecuniary means the loss which can be expressed in terms of money, right? Pecuniary loss, monetary loss, whole or part. It depends on the merit of the case. Whole or part. It is a discretion, obviously the discretion of DA, depending on merit of the case. किसी ने जानबूझ के कुछ नुकसान किया है, किसी ने अनजाने में किया है ना, मेरिट्स अलग हो गए। एंड देयर इज अ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग पेनल्टी 3, पेनल्टी इन क्लोज 3, दैट इन एडिशन टू द रिकवरी one more penalty can also be imposed, like censure, withholding of past PTO, withholding of increment, reduction in pay, and these 2 penalty will not be tantamount or will not be construed as 2 penalties for a single offense। जहां रिकवरी की जाती है उस मामले में एक से ज्यादा पेनल्टी की जा सकती है। रिकवरी तो लॉस के लिए, और जो दूसरी पेनल्टी है वो इंडिसिप्लिन, मिसकंडक्ट, है ना, नेग्लिजेंस, इसके लिए। वही मास्टर सर्कुलर में इसका क्लैरिफिकेशन। 3B, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे। टाइम स्केल मीन्स लेवल। So and the reduction in pay cannot be for more than 1 incremental stage। इसका मतलब क्या हुआ? If employee has not earned any increment in the grade, this penalty cannot be imposed। एम्प्लॉय ने जिस ग्रेड में वो है उसके मिनिमम पर है, इनिशियल पे है, जहां वो फिक्स हुआ था, उससे नीचे उसको नहीं लिया जा सकता, है ना। तो आपको कोई और पेनल्टी के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे पेनल्टी इन क्लोज 4, विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स।
not more than one incremental stage, not exceeding 3 years, without cumulative effect, and not adversely affecting the pension. These are the stipulations. तो ये माइनर पेनल्टी है. अगर 2 स्टेज नीचे कर दे किसी को, 2 इंक्रीमेंटल स्टेज, तो क्या हो गई वो? फॉर एनी पीरियड, वो क्या हो गई? मेजर पेनल्टी हो गई. पेनल्टी इन क्लोज 5, राइट. 3 महीने के लिए है और लिख दिया है क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स. कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी दोनों में 2 स्टेज. मैं अभी केवल नॉन क्यूमुलेटिव की बात कर रहा हूँ. पहले नॉन क्यूमुलेटिव की बात करी, अब मैं क्यूमुलेटिव की बात कर रहा हूँ कि अगर 3 महीना लिख दिया कि 1 स्टेज फॉर 3 months और लिख दिया कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट इट विल हैव, ऑल्दो इट विल नॉट हैव. हाँ, तो वो क्या हो गई? मेजर पेनल्टी इन क्लोज नंबर 5, राइट. पेनल्टी 3B onward, there is one consequential loss to the employee. एक और लॉस होता है. क्या होता है वो? या हो सकता है, होता है मतलब हो सकता है, प्रमोशन नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पेनल्टी, राइट. Sorry. So, and one more thing, the moment pay has been reduced, it will remain stagnant for the entire period. Whereas DOPT का सर्कुलर कुछ और कहता है. राधे, DOPT ने रिसेंटली एक ऑर्डर इशू किया था, उसमें इंक्रीमेंट्स वर अलाउड, बट इन रेलवेज द रूल सेज द पे विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द एंटायर पीरियड. रेलवे में कांस्टेंट है, डीओपीडी में अलग किया है. DOPT में अलग है, right? If a pay has been say reduced from 60,000 to 58,000, that 58,000 will remain constant for the 3 years. अगर 3 साल के लिए पेनल्टी है ना? और at the end of the penalty, all the increments will be released since it is without cumulative. इसलिए सारे इंक्रीमेंट एक साथ रिलीज कर दिए जाते हैं, राइट. अगर नहीं किए, केवल उसको रिस्टोर किया, तो वो क्या हो गई? क्यूमुलेटिव. केवल रिस्टोर किया और वहीं से आगे बढ़ा, क्या हो गया वो? क्यूमुलेटिव इफेक्ट. आई विल नॉट डिस्कस द पेनल्टी 5. ठीक है, पेनल्टी इन क्लोज 5. द फोर्थ वन इज विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. इंक्रीमेंट यदि क्यूमुलेटिव इफेक्ट से इम्पोज करना है, मतलब विथहोल्ड करना है, देन इंक्वायरी इज नेसेसरली required to be conducted. Inquiry is necessary. Or if increments are to be withheld for more than 3 years, again inquiry is must. This is what is mentioned in the D&A rules. I am skipping 5. Let us come to penalty in clause 6. मैंने एक सवाल पूछा था, अच्छा पूछा था कि विदाउट फ्यूचर में 2 स्टेज ले जाने का पूछा था. ये आपके सामने है ना, याद है? Which one? आपने पूछा था ना 2 स्टेज वाला क्वेश्चन. अच्छा था. हाँ. ये पूछिए, सर से पूछो. क्या चीज? हाँ, मैं सर पूछ रहा था कि हाँ. अगर किसी को 2 स्टेज रिडक्शन किया गया हम्म. विदाउट क्यूमुलेटिव, तो उसको क्या मानेंगे? Major penalty because आप पेनल्टी 5, चलिए मैं फिर से आता हूँ. ये पेनल्टी 3B है, इसमें लिखा है 1 स्टेज ओनली. 1 स्टेज ओनली. अगर 2 स्टेज नीचे कर दिया, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी किया है, तब भी वो हो गई मेजर पेनल्टी. वो मेजर पेनल्टी बन जाएगी. वो रह गया था सर. Thank you. हाँ, मतलब 1 स्टेज से ज्यादा कर दिया, 2 स्टेज कर दिए तो माइनर. प्रोवाइडेड एम्प्लॉय शुड हैव अर्न्ड 2 इंक्रीमेंट्स एटलीस्ट, तभी तो आप उसको 2 स्टेज नीचे कर सकते हो, राइट. लेट अस कम टू पेनल्टी इन क्लोज 6. रिडक्शन to a lower time scale of pay, grade, post or service. ठीक है, सर्विस मीन्स ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस, ग्रुप सी सर्विस, राइट, लाइक दैट. ग्रुप ए के अप्लाई नहीं होगा ना सर? हाँ, ग्रुप ए के अप्लाई नहीं होगा ऑल इंडिया सर्विस. ऑल इंडिया सर्विस तो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस एंड आईएफएस, हमारे जनरल मैनेजर को भी अप्लाई होता है. Any doubt? वही सर, ये Any रूल doubt? तो होगा नहीं. हाँ? ये रूल नहीं होगा ना.
अप्लाई नहीं होगा ना ये? अप्लाई होगा ना, क्यों नहीं होगा? एक ग्रुप ए ऑफिसर है तो ग्रुप ए से ग्रुप बी नहीं कर सकते हैं। अपॉइंटिंग जहां पर उसकी अपॉइंटमेंट हुई है वहां से रिड्यूस नहीं कर सकते। जेई अगर इनिशियली रिक्रूट हुआ है लेवल 6 में, लेवल 6 से नीचे रिड्यूस नहीं कर सकते। दैट इज स्टिपुलेशन। नहीं, लेकिन अगर कोई ग्रुप बी है प्रमोटेड, हाँ तो क्या ग्रुप सी में कर सकते हैं? 100%। यहाँ तक कि वो ग्रुप ए बन के एक ब्रांच ऑफिसर बना हुआ है, he can also be brought down by imposing penalty to the group C। फर्स्ट अपॉइंटमेंट जहाँ हुआ वहां तक आ सकता है, उससे नीचे, उससे नीचे। This penalty to me is the harshest penalty, one of the harshest penalty, क्योंकि इसके बाद जो भी है 7, 8 and 9 employees out of the service। एक ग्रुप सी अगेन वो किसी कंपनी के साथ होता है, ग्रुप ए, ग्रुप में या ग्रुप बी में ही सर्विसेज। ओके। अब स्टाफ मॉडल तो वो माना जाएगा ना, वो जिस सर्विस में आया है, ग्रुप ए में आया है तो ग्रुप ए मानी जाएगी, ग्रुप ए मानी जाएगी। ग्रुप सी वाला नहीं, आपने कहा फिर से कंपटीशन करके आया है ना, थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है। सर 1 इंक्रीमेंट को 4 इयर्स बंद कर दिया, माइनर। एक इंक्रीमेंट को 4 साल के लिए बंद कर दिया। इंक्रीमेंट इज माइनर पेनल्टी, दो इट हैज एन इफेक्ट ऑफ मेजर पेनल्टी, लेकिन 4 साल के लिए करने के लिए आपको इंक्वायरी करना जरूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ, फॉर्म 11B आपको पता होगा, 11B फॉर्म नंबर 11B किस लिए है? पेनल्टी को मेजर करने के लिए। माइनर को मेजर करने के लिए नहीं, वो माइनर पेनल्टी के लिए ही है। Where the inquiry is required, where inquiry is required. But can 11B be issued directly? प्रोसीडिंग बाद ही करेंगे। प्रोसीडिंग के बाद ही करेंगे, इज द करेक्ट आंसर। 11B डायरेक्ट इशू नहीं किया जाता, पहले 11 इशू किया जाए, क्योंकि 11B इज फॉर द माइनर पेनल्टीज only when inquiry is necessary, right? So क्या है इसकी प्रोसीजर 11B इशू करने की? पहले 11 इशू किया, consider the defense, and on the basis of consideration of the defense, DA is of the opinion कि यहाँ तो इंक्वायरी की जरूरत है, तो 11B इशू किया जाएगा, वरना 11B डायरेक्ट इशू नहीं किया जाता, right? Okay, penalty 6, reduction in pay grade post or service with consequential loss of seniority and pay. Consequential loss of, it can have the consequential loss of seniority and pay also. Reduction, I mean reducing some employee from a higher grade to lower grade and fixing his pay in the lower grade is not double penalty. That has been clarified. Reducing an employee from a higher grade or higher level to the lower level and fixing his pay is not a double penalty. Affecting his seniority is not a double penalty. Affecting pay is not a double penalty. It will be treated as single penalty. So this penalty is a combination of several other penalties we can say. सीधे ही सीनियरिटी को सीनियरिटी लॉस होने की कोई पेनल्टी नहीं है। जहां भी पेनल्टी जो सीनियरिटी लॉस होती है, in that case employee gets only the weightage of the number of years in his grade. For example, एक SSC है, right? एक JE SSC बना, JE प्रमोशन से क्या बन गया? SSC बन गया, 6 महीना हुआ है और उसको पेनल्टी हो गई रिडक्शन टू JE। कितना टाइम हुआ? 6 महीने के बाद उसको पेनल्टी हो गई। अब ये पेनल्टी हो गई, उसको लगा दी गई 2 साल के लिए, 2 साल के बाद ये भी रिस्टोर्ड है। नाउ अगर उसकी सीनियरिटी लॉस होगी करके ऑलरेडी देयर इज एन ऑर्डर है ना, इन कॉम्बिनेशन विद द रिडक्शन, देन व्हाट विल बी सीनियरिटी आफ्टर 2 years? 6 महीने जो मिलेगा उसको यस एग्जैक्टली, वो 2 साल के दौरान जो भी प्रमोशन हुए हैं और
जेई के, और जिस एम्प्लॉय ने 6 महीने से ज्यादा सर्विस कर ली है, ये सारे इसके सीनियर होंगे, ये सारे इसके सीनियर होंगे, राइट? सो दिस इज हाउ द एम्प्लॉय लूजेस हिज सिक्योरिटी। 15-20 मिनट बाकी है अभी, किसी ने ब्रेक के लिए नहीं कहा? हाँ, ये सब्जेक्ट ही है सर, यू नीड अ ब्रेक एक्चुअली, आई कैन एक्सटेंड इट अप टू 1:30, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, let us continue. Okay, now let us come to the 7, 8 and 9, because लोग एटलीस्ट पेनल्टी खत्म कर पाएंगे, एंड इफ आई हैव चांस तो हम बाकी सारी चीज़ों को जो अपील है, रिवीजन एंड रिव्यू है, उसको, हाँ यस, एनीवन कैन गो, रिवीजन रिव्यू, उसको थोड़ा सा समराइज कर लेंगे। ओके, 7, क्लोज 7, कंपल्सरी रिटायरमेंट, कंपल्सरी सो कंपल्सरी रिटायरमेंट की पेनल्टी जब इम्पोज की जाती है, एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ imposition of penalty. DA has authority to reduce the pension in such case up to 1/3, maximum 1/3, है ना, DA को ये पावर्स है। 2/3 कंपल्सरी में 2/3 1/3 तक ही वो रिड्यूस करेगा, कंपल्सरी में मिनिमम 2/3 तो देना ही देना है। एक मिनट, कंपल्सरी में 2/3 एंड फुल है, और कंपल्सरी अलाउंस में अप टू 1/3 एंड 2/3। 2/3 मैंने क्या कहा, आप भी सही है मैं भी सही हूँ, मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो 1/3 तक डिडक्ट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कंपल्सरी उससे ज्यादा नहीं, कंपल्सरी में नहीं, 2/3 में मिनिमम 2/3 है, मिनिमम 2/3 देना है। आप भी कह रहे हैं मैक्सिमम 100% है। हाँ, 2/3 टू मैक्सिमम 100। अच्छा, 1/3 कम, मैंने कहा मिनिमम, 1/3 कम, मैक्सिमम 1/3 का मतलब क्या हुआ, मिनिमम कैन बी 0। मैं ये कह रहा हूँ मैक्सिमम 1/3 काट सकता है, हाँ काट नहीं, मैंने मैक्सिमम ही कहा, हाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो 0, इट कैन बी 0, मिनिमम कैन बी 0, है ना। तो अगर पेंशन सपोज 60,000 बन रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना वो रिडक्शन करेगा, 20,000, इट कैन बी 0। सो इट डिपेंड्स ऑन द DA हु इज पासिंग द ऑर्डर, है ना। मैंने कभी कंपल्सरी रिटायरमेंट वाले केस में पेंशन कम करते हुए नहीं देखा है, राइट, है ना। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुइटी, लीव एनकेशमेंट, है ना, वो सब एडमिसिबल है। नाउ लेट अस कम टू 8 and 9, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। एक तो बेसिक डिफरेंस है, रिमूवल इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट सर्विस, whereas dismissal is much harsher, उसकी पूरी जिंदगी कहीं पर उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, राइट। सो एक तो बेसिक डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज रिमूवल? रिमूवल में एम्प्लॉय को कोई भी पेंशनरी बेनिफिट एडमिसिबल नहीं है, एंड द रीजन बिहाइंड दिस is that employee loses or forfeits all his qualifying service. क्या लिखा है रूल में? Employee forfeits all his qualifying service. And qualifying service is the base to calculate pension and pensionary benefits. जब qualifying service ही नहीं रही तो pension क्या हुआ? 0, right? So in removal and dismissal, no pensionary benefits. No pension is admissible. NPS, I'll need some input. अगर राधे तुम्हारे ध्यान में आता, I don't have that information. NPS को कुछ इफेक्ट होगा क्या? ये सवाल है। एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि जो कंपल्सरी रिटायरमेंट या रिमोट डिसमिसल में जो कंपल्सरी अलाउंस देने का जो प्रोविजन है 1/3 तक का, वो अंडर रूल 65 और पेंशन रूल 1993 है। पेंशन रूल 1993 जो गवर्न होते हैं उन्हीं को कंपल्सरी अलाउंस देने की बात हुई है, एनपीएस वाले गवर्न ही नहीं होते। NPS is not governed by the, उनको तो जो पेंशन मिल रहा है आपका एनपीएस जमा वो मिल जाएगा। those who are governed by the NPS rules, new pension scheme, are not governed by the
ओल्ड पेंशन की। एम्प्लॉय का अपना पैसा है। तो मिल ये जाएगा। एम्प्लॉय का अपना पैसा है, नहीं ऐसा नहीं है, 14% तो गवर्नमेंट दे रही है। वो मुझे लग रहा है सर कटेगा। गवर्नमेंट क्यों देगी जब उसको रिमूवल डिस्ट्रीब्यूट लग रहा है नहीं ऐसा तो सॉलिड नहीं। ऐसा कहीं यहाँ से अगर आप बात करते हो तो सॉलिड इंफॉर्मेशन हो तभी बात कर रहे राइट। ओके, लॉजिक से है सर, लॉजिक है। लॉजिक बट wherever there are rules, rule will prevail, not with the logic. वो तो सही है। Of course, the rules are made behind the logics. इसका अपील या रिवीजन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो खारिज भी हो सकती है, वो पेनल्टी एम्प्लॉय वापस भी आ सकता है सर्विस में। डिफरेंस केवल ये है कि डिसमिस किए हुए एम्प्लॉय को दोबारा गवर्नमेंट सर्विस के लिए एंटाइटल नहीं है। ओके, let us complete first the removal and dismissal. हाँ, डिसमिस हो गया, दोबारा कैसे अपील में अगर उसको मान लें नॉर्मली सुनिए, देखिए वो उसको जो अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनरी अथॉरिटी तो करेगी नहीं, उसको कोर्ट से रिलीफ मिल सकती है, कोर्ट से रिलीफ मिल सकती है। कोर्ट से आगे कैसे बनाया है? Any justice can be challenged in the court. ज्यादातर मैंने रिमूवल के केसेस देखे हैं, डिसमिसल के एक दो केसेस मैंने देखे होंगे अपने सर्विस कैरियर में। एनीवे, मैंने ये भी सुना है कि डिसमिसल वाले केस में फैमिली पेंशन इज नॉट अलाउड। नहीं ये मिलता है ना, कंपल्सरी मिलता है ना, कंपल्सरी अलाउंस दोनों को रिमोट नहीं, मैं अब कंपेशनेट अलाउंस पे भी मैं आया नहीं, मैं कंपेशनेट अलाउंस की बात अब कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ मैं। रिमूवल के केस में फैमिली पेंशन अलाउड है, हाँ दोनों में रिमोट डिस्टेंस में कंपल्सरी अलाउंस मिल रहा है तो कंपेशनेट अलाउंस मिल रहा है तो भी मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। बट आप जो आपका क्वेश्चन फिर से एक बार दोहराइए। डिसमिसल के बाद वो रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन है रेलवे में। हाँ। 402 पैरा 402 रीइंस्टेटमेंट केवल बाय ऑर्डर, बाय सेटिंग असाइड द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल हो सकता है, ठीक है, उसको न्यू अपॉइंटमेंट की बात, न्यू अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं। ओके, हाँ, अभी जो बात कर रहे थे हम, इन केस ऑफ रिमूवल एंड डिसमिसल, नो पेंशन, बट इफ द केस इज डिजर्विंग, the employee, the DA can think of grant of compassionate allowance. Compassionate allowance is one out of the 7 different types of pension under the old pension scheme. पुरानी पेंशन स्कीम में 7 अलग-अलग प्रकार के पेंशन है, इसमें से एक प्रकार है compassionate allowance. So having compassion on the family, not the employee, है ना, क्योंकि रेलवे हमेशा पूरे फैमिली का वेलफेयर देखती है. So having compassion on the employees or his family, the DA can grant maximum 2/3 of the pension. Maximum 2/3. अगर 60,000 पेंशन बनती है तो यहाँ कितना मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 40,000. अगर पेंशन कंपेशनेट अलाउंस देना है, then there are 2 conditions. It will not be less than 9,000 in any case. DA को ये अथॉरिटी है कि मैक्सिमम 2/3 का मतलब मिनिमम 0 भी हो सकता है ना, वो उसकी डिस्क्रिशन है, इट्स अ डिस्क्रिशन, बट वंस इट इज डिसाइडेड टू ग्रांट कंपेशनेट अलाउंस, इट कैन नॉट बी लेस देन 9,000. सेकेंडली, एम्प्लॉय मस्ट हैव पुट इन एटलीस्ट 10 years क्वालिफाइंग सर्विस. 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होगी तब जाके कंपेशनेट अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल करता है. ओके, compassionate allowance, suppose the case is deserving. Now what is deserving case? Deserving case के बारे में बोर्ड ने क्लैरिफाई किया 2015 में समवेयर, जब बहुत सारे रिमूवल डिसमिसल के केसेस को रिव्यू किया गया था. तो उस पॉलिसी लेटर में बोर्ड ने कहा कि डिजर्विंग केस का मतलब क्या होता है. देयर आर 3 पैरामीटर्स टू बी चेक्ड. एक, द नेचर ऑफ केस, मतलब कि केस में ऑफेंस क्या था, What were the charges? Bribery, corruption, धोखाधड़ी, ये सारे केस में no compassion, no compassionate allowance. बोर्ड ने क्लियर कह दिया है. Bribery, corruption वाले केस में is not a deserving case, right? Secondly, the past service. Employee ने अब तक कैसी सर्विस दी? And number 3, the financial condition of the family. ये 3 पैरामीटर्स हैं, उसको चेक करते हुए जो रिमूवल डिसमिसल के जैसे ऑर्डर होते हैं, द डीए शुड आल्सो पास द ऑर्डर रिगार्डिंग
compassionate allowance नहीं है तो personal department should resubmit the case to pass the order by considering these three things. Okay, compassionate allowance suppose grant कर दिया, the next comes commutation. Commutation कितना allowed है? Maximum 40%. So that 40% will be allowed or not? Answer is yes. Compassionate allowance से 40% commute कर सकता है employee, right? Subject to the medical examination. क्यों? Pension is subject to the longevity of the life. ठीक है ना? Okay. So commutation is subject to the medical examination. Number 3, gratuity. Gratuity is again a discretion of the DA. So rule 65 says pension or gratuity or both. Pension or gratuity or both. ठीक है? So it is again a discretion of the DA कि वो चाहे तो ना दे, चाहे तो दोनों ही दे दे, right? So pension, that is compassionate allowance, commutation and gratuity is given. Now what about the leave encashment? Is leave encashment admissible in removal and dismissal? Leave encashment is not admissible, please note down. In case of removal and dismissal, there is a thumb rule. There is a thumb rule that wherever there is a cut in pension, except the case of compulsory retirement, leave encashment is not admissible. Right? Next, क्या रहेगा? Passes, PRCPs, post-retirement complimentary passes, admissible or not? पास रूल 1986 कहता है कि वो मिलेगा, 20 साल की सर्विस है तो मिलेगा। पीआरसीपी की कंडीशन अगर फुलफिल करता है एम्प्लॉय तो वो मिलेगा। उसमें चलिए कंपेशनेट अलाउंस इज द कंडीशन। कंपनी दिया है कंपेशनेट अलाउंस दिया है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। कंपेशनेट अलाउंस दिया गया है, एम्प्लॉय ने 20 साल की सर्विस कर ली थी, उसके बाद रिमूव किया गया है, देन एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड, राइट? व्हाट अबाउट द मेडिकल फैसिलिटी? 20 साल की सर्विस है तो मिलेगी, 20 साल की। Why? Those who are past beneficiaries are also medical beneficiaries, है ना? Indian Railway Medical Manual does not define a medical beneficiary. Medical Manual में definition है, patient की definition है, treatment की definition है, लेकिन जो medical beneficiary की definition है वो केवल ये कहती है those who are governed by the past rules are also medical beneficiaries. So जहाँ भी compassionate allowance दिया है एम्प्लॉय को, बराबर, पास मिल गया, एम्प्लॉय is entitled to the medical benefits. So this is how we have completed the penalties. Now let us summarize appeal, revision and review. थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम लेके अपील, है ना? Rule 17 to 24 deals with the appeal. So which orders are appealable and which are not appealable? Any penalty imposed is appealable. Any penalty imposed is appealable. There is no doubt, right? If penalty is enhanced in the appeal, it is again appealable. अपील करने से ये नहीं कि पेनल्टी कम ही हो जाएगी, बढ़ भी सकती है. So that order is again appealable. Suspension is appealable. Any order passed which interprets against the employee benefits. For example, if pay is reduced without any reason, that order is also appealable under the D&A rules. Without any reason, pay is reduced, that order is appealable under these rules. Okay, appeal should be preferred within how many days? 45 days. Okay, it should be addressed exactly to the appellate authority, है ना? DN में अगर DN is DA, तो कौन हो जाएगा appellate authority? Next higher authority? Senior DN, है ना? Senior DN will be the
नेक्स्ट हायर अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी हो गया। अब ये अपील एड्रेस हो गया आगे डीआरएम को, कुछ भी लिखा नहीं है, इट विल बी ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटेशन अनलेस इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस इज एन अपील, राइट? सो अपील शुड बी एड्रेस्ड टू दी clearly addressed to the appellate authority. It should contain the language which is not offensive. है ना, कोई offensive language के use किया हो तो ऐसी language use नहीं करनी चाहिए। Yes, अपील एक याचना है, हाँ। If a case is under appeal, it will not be treated as a pending case. Please remember. If a case is, an appeal is pending, it is not a pending case. इसलिए कहा है कि अपील केवल याचना है, मैंने बिल्कुल सही कहा। बिना अपील के फिर कैट को ग्रुप किया नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ कैट ने रिवर्ट कर दिया टू दी अपीलेट अथॉरिटी विद द डायरेक्शन दैट दिस OA should be treated as appeal and appellate authority should pass a speaking order. बहुत सारे केसेस में। So NIP लेके एम्प्लॉय को नहीं जाना चाहिए कोर्ट में unless he has exhausted the remedies. अपील, एक अपील तो करनी है, एक अपील के बाद जा सकता है ना? Although employee has one more remedy available, क्या है वो? Revision. Revision is many times termed as a second appeal. क्योंकि सेम प्रोसीजर वहां भी अप्लाई होती है, बट रिवीजन कैन बी suo motu also. रिवीजन कैन बी suo motu also. जरूरी नहीं, हाँ, उनको लगा कि पनिशमेंट कम दिया है उन्होंने, हाँ, it can be suo motu also. And again, for revision, how many days are given? 45 days time. 45 days time. Right? So if appeal is rejected, employee can go for the revision petition. रिवीजन भी रिजेक्ट हो गया, रिवीजन पिटीशन भी रिजेक्ट हो गई तो अब केवल एक ही रेमेडी बचेगी, सीधी बोर्ड को जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ मर्सी नहीं, मर्सी अपील तो रूल नंबर 31 में है, वो एक अलग ही चीज है, वो एक अलग ही रेमेडी अवेलेबल है एम्प्लॉय के पास, राइट? उसकी प्रोसीजर अलग है। suo motu कब होता है सर? suo motu, when the authority who is empowered to exercise the revisionary power considers that यहाँ या तो मुझे पेनल्टी कम करनी है या बढ़ानी है, जो हो रहा है वो सही नहीं हुआ। तो ऐसे मामले में, और suo motu में अगर बढ़ानी है तो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 6 महीना है, घटानी है तो 1 साल है, 1 साल के अंदर, इसके बाद नहीं। GM can exercise the power without any time limit. GM रेलवे बोर्ड प्रेसिडेंट। रिवीजन में अगर कुछ घटा ही बढ़ाने स्टैंड किया क्या किया? घटा नहीं बढ़ा, तो उसको करना क्यों है? अगर सेम ही रखनी है तो करना क्यों है? विजिलेंस का कोई suo motu रिवीजन का है, वो सहमत नहीं है DA की। ओके, और उसने कुछ बढ़ाया। हाँ, एट द इंस्टेंस ऑफ विजिलेंस, मेनी टाइम्स विजिलेंस जो है वो चाहता है कि ADRM इसको suo motu रिवाइज करे, तो ADRM has got discretion, वो अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हुए he can stand good the penalty, he can uphold the penalty. इसमें जरूरी नहीं है, it is not सर compulsory. suo motu में आपने बोला सर वो कि 6 महीने में कम कर सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं, तो कम 1 साल में भी कर सकते हैं। ये सब अपील है तो अथॉरिटी कैसा ही है? Appellate authority जैसा ही, where appeal has not been preferred, वहाँ revisionary authority अपने revisionary power exercise कर सकता है, where appeal has not अपील कर दिया और 6 महीने तक आपको जॉब नहीं दिया, अपील का सर तो और बढ़ा नहीं सकते नहीं हैं। किया DA ने, हम्म। तो क्या आगे वो कर सकता है? क्या suo motu revision में? विजिलेंस का कोई suo motu रिवीजन कराया हम्म। और जो भी रिवीजन अथॉरिटी थी वो DA के फैसले को मान ली, इसमें जरूरत अब विजिलेंस इसमें आगे वो नहीं करेगा, उसको परस्यू नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो है DA या फिर अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनरी अथॉरिटी। वंस DA स्पीकिंग ऑर्डर होने के बाद उसका विजिलेंस इज द एडवाइजिंग बॉडी, एडवाइजिंग हाँ, बॉडी, discipline। इट इज नॉट even a investigating body.
डिफेंस केसेस में अगर ये आपको डिफेंस कर रहा है Speaking तो order? आपको chance नहीं Speaking order. Speaking order means an order passed by the disciplinary authority or the appellate authority or the revisionary authority with reasons. Reasons means by justifying the circumstances. है ना? What is written in the at the end of the order to meet the end of justice, है ना? End of justice. Justice between whom? Employee and the public, है ना? Employee and the public. Justice. So reasoned order is speaking order, and it should be as much as possible in detail. That can't be even that can't be challenged. जब आपने एक वेल थॉट ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर पास किया है तो अपीलेट अथॉरिटी उसको चेंज करने से 10 बार सोचेगा। हालांकि अपीलेट अथॉरिटी कैन हैव हिज इंडिपेंडेंट व्यू, है ना? जितना हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे दे विल बी लीनिएंट, ऑब्वियसली दे हैव टू बी, है ना? वो बड़े हैं, है ना? जो बड़े हैं उनके पास हमेशा भी बड़ा है, पावर भी बड़ी है सर, तो ये इतनी बड़ा है, सोच भी बड़ा है। सोच भी बड़ी है। यस राइट। देन व्हाट इज लेफ्ट इज 14/2, है ना? जो द स्पेशल पावर्स, द स्पेशल पावर्स डायरेक्ट 14/2, 14(1) and 14(2) are different. 14(1) is exercised in case of criminal cases, जहाँ employee is behind the bar in the custody in the prison, है ना, due to a criminal case, वहाँ शोकोस नोटिस इश्यू करने का प्रोविजन है, so that employee can represent his case कि मैं क्यों जेल में हूँ इस वक्त। 14/2 में नहीं है 14/2 में ये प्रोविजन नहीं है। 14/2 में there is no provision of उसको लगाया गया ना सर, कठुआ वाले केस में 14/2 में रिमूवल किया गया है। बहुत सारे केसेस है बॉस, मेरे पास एक लाइव केस है। रोल ओवर हो गया था तो गाड़ी छोड़ के गया उसको, तो गाड़ी हाँ 14/2 में रिमूवल बहुत बेकार केस सर, गाड़ी छोड़ Sir, did you get the answer regarding speaking order? If you have or you have any other question regarding speaking? Okay. 14.2 में उसको कहीं कुछ एक्सप्लेन करने का मौका नहीं। No showcause notice is required. कोर्ट के जा सकता है Huh? But just to avoid the inquiry and all, the powers under 14/2 should not be exercised. That has been advised. There are several policy instructions on this. कि 14/2 आप केवल हाँ? Anything can be challenged. हाँ? It can be challenged. 14/2 में अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो अपील इज ऑलवेज लाइज अगेंस्ट दैट। I mean, any penalty, as I said, is appealable. Order of imposition of any penalty, even censure. I have seen the PHOD is fighting for the removal of censure from that record up to the revisionary level. सर सेंसर को भी अपील करते हैं बहुत लोग, Yeah, yes. गलती नहीं था सेंसर को अपील किया ही क्यों, ड्रॉप करो। Okay. Any questions now? सर कब यूज करना चाहिए 14.2? 14/2 कब कब एक्सरसाइज करना चाहिए? When it is not practicably possible to hold an inquiry. नहीं, ये तो हम कह के बच जाते हैं। तो इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे ना 14/2 में आप कोर्ट को अगर ये मैटर देखिए, ऐसी मैटर जो होती है ना, रिमूवल के सारे केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर कोर्ट केसेस, है ना? जहां रीइंस्टेटमेंट अपील में नहीं हुआ तो एम्प्लॉय विल डेफिनेटली गो टू द कोर्ट, और कोर्ट को ये लगा कि ये 14/2 जबरदस्ती का एक्सरसाइज कर दिया गया है इसमें, मिसयूज ऑफ पावर, वो एक सेकंड नहीं लगाएगी उसमें उसको सेट असाइड करने ऐसे ऑर्डर।
एक बहुत ही अच्छा केस है, गोल्डन रॉक वर्कशॉप, सदर्न रेलवे। 5 यूनियन के नेताओं को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया था। इनका खौफ ऐसा था, हाँ, बहुत बड़ा केस हो गया वो बहुत बड़ा केस था, वो सुप्रीम कोर्ट तक चला था, एंड सुप्रीम कोर्ट हैड held the penalty of removal from service imposed under 14/2. It's a long, long back. ड्यूटी में वापस जो अथॉरिटी जिसने चार्जशीट दी थी, उसके बारे में पोस्टर छाप दिए गए थे that this officer will die tomorrow at 2 o'clock and he will die like this. पहले उसके हाथ काटे जाएंगे, फिर पांव काटे जाएंगे। Such posters were pasted in the workshop and his funeral will be at this time. ऐसा खौफ जहां हो, वहां कोई विटनेस मिलेगा आपको? मतलब इंक्वायरी कराएंगे नहीं। If I issue charge sheet, onus is on me to prove the charges, isn't it? मुझे विटनेस चाहिए, केवल डॉक्यूमेंट से चलेगा? I have seen, I have heard about this charge sheet, standard form number 5 without witnesses. That is annexer 4, and I really feel sick about this. There cannot be standard form number 5 without annexer 4. Witness के बिना मेजर पेनल्टी चार्ज शीट नहीं हो सकती। Why? Because to lead the charges, what do you require? Witnesses, the evidences. कागज और इंसान, है ना? लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एनेक्सर 3, लिस्ट ऑफ विटनेसेस एनेक्सर 4। तो जो कागज है उसको एम्प्लॉय चैलेंज कर देता है। इंक्वायरी किस किसने की है इसमें लोगों से? बहुत सारों ने की होगी, अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा। की है ना? So what is important in the inquiry? Evidences, isn't it? Evidences, and to lead the evidence, what do you require? To substantiate the documents, है ना? कागज अपने आप बोलेंगे कि मैं सही हूं। एम्प्लॉय ने चैलेंज कर दिया कागज को कि सर ये जितने भी कागज हैं सारे जाली कागज हैं, ये दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है, इसी का पहला मुझे जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है। Is saying like that, है ना? Now to substantiate those documents, what will require? Witnesses, है ना? Witnesses will substantiate those documents. Okay. बिना डॉक्यूमेंट के हो सकती है, बट बिना विटनेस के इंक्वायरी नहीं हो सकती। प्लीज रिमेंबर। सर एक क्वेश्चन, देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन विटनेस। हाँ जी साहब। इंक्वायरी ऑफिसर, सपोज मैं इंक्वायरी ऑफिसर ही हूँ, जो लड़का है, मतलब जो पोस्ट होल्ड कर रहा है, उसको इंक्वायरी करना है, वो रिप्लाई नहीं करके उसके फादर सारा कॉस्पॉन्डेंस करते हैं, नॉट वैलिड। किस रूल से लिखेंगे कि वो वैलिड नहीं है? ये जानना चाहते हैं आपसे। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि उसके फादर कम्युनिकेशन कर रहे हैं? वो लिख रहे हैं so and so Then father, ignore such correspondence. Obviously. आपको मालूम है अपील के बारे में भी ऐसा क्लैरिफिकेशन है। Suppose one employee is removed and the family members raises an appeal, prefers an appeal. That is not a valid appeal, because appeal is required to be preferred by the employee himself. ये यार रेलवे सर्वेंट के लिए, फैमिली के लिए थोड़ी है। So ऐसा कोई भी correspondence को आपको कॉरस्पॉन्डेंस में लिखना भी नहीं है कि आपको हम नहीं जानते। सवाल ही नहीं उठता, उसको आपको इग्नोर करना है। Why should you entertain such communication? फादर लिख रहा है एम्प्लॉय की बजाय। कोई जुडिशरी प्रोसेस है सर, फादर में भी डिफेंस हाँ होता है। नहीं फादर अगर रेलवे एम्प्लॉय है, no one will deny. वो तो he will be the best defense counsel. उसको आप अगर फादर एंड सन है, सन को चार्जशीट हुई, फादर कैन बी डिफेंस काउंसिल, देयर इज नो डाउट। इंक्वायरी के बारे में हम 2-3 घंटा बात कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव टाइम। अगर कोई और एक सेशन मुझे मिलेगा, देन इंक्वायरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एनी क्वेश्चंस फॉर नाउ? इंक्वायरी अफसर को चार्जेस प्रूफ करने के लिए साथ ही साथ रिन्यूएबल अपॉर्चुनिटी के लिए रखा है।
चार्जेस प्रूव करने में और क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है। इंक्वायरी ऑफिसर, यस। लेकिन वो किसको क्रॉस एग्जामिन करेगा मालूम है? इंक्वायरी में बहुत गलतियां होती है, एज वेल एज बहुत गलतियां होती है। प्रोसिक्यूशन विटनेस को वो क्रॉस एग्जामिन नहीं करेगा। प्रोसिक्यूशन विटनेस यानी कि जो सरकारी गवाह है उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहिए उसको। दिस मिस्टेक इज मेड बाय मैनी इंक्वायरी ऑफिसर्स। नहीं करना है सर। ऑब्वियसली, तो करेंगे, वो हमारा गवाह है। ऑब्वियसली वो तो आपका गवाह है। एग्जामिनेशन हम उसको वो डीसी न्यूट्रल करेगा। होना है ना सर। देखिए, इंक्वायरी ऑफिसर हैज टू, आपने जो बोला टू प्रूव द चार्जेस, इंक्वायरी ऑफिसर का ये रोल नहीं होता टू प्रूव द चार्जेस, उसको उसका रोल होता है टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ। वो उसका काम है, राइट? प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम होता है चार्जेस प्रूव करना। सो मेनी टाइम्स वी फील कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज बायस्ड। यस, ही विल बी बायस्ड, he is required to be biased. लेकिन मोर ऑफ केसेस इंक्वायरी ऑफिसर रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर। Inquiry, see, wherever there is no presenting officer, and an inquiry officer has to play the dual role. Dual role. Any other? नेचर ऑफ जस्टिस के लिए सब सही नहीं है। उसको delinquent employee, if he prefers to be his own witness, then only he can be cross-examined. Otherwise, no. और ऐसा कोई भी एम्प्लॉय चाहेगा नहीं। जो स्मार्ट होगा ना, he will never prefer to be examined. If he prefers to be examined, he will be cross-examined, right? Okay? Shall we stop here? आप लोगों को बुक भी